तो हम लोग बात करने वाले थे क्षमादान पे। कल जहां तक बात हो गई थी वो ये कि पारंपरिक तौर पर विचारण किए बिना व्यक्ति को क्षमादान के माध्यम से दोष सिद्ध करके क्षमादान देकर उसे दोष मुक्त ये किया जा सकता है। यानी क्षमादान तो तभी मिलेगा जब आप ये स्वीकार कर लें कि हमने अमुक अपराध किया है, लेकिन चूंकि क्षमादान दे दिया गया इसलिए आपके द्वारा ये स्वीकार कर लेने पर भी क्या है, दोष मुक्ति का निर्णय ये पारित होगा। लेकिन यहां प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो जाती है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर जिस ढंग से दोष मुक्ति होती है उससे अन्यथा आपकी दोष मुक्ति हुई है। दोष मुक्ति इसलिए हुई क्योंकि संबंधित अपराध के लिए आपको क्षमादान दे दिया गया। इसलिए सामान्य दशाओं में जैसे दोष मुक्ति के बाद आप कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र हैं और कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, वैसी स्थिति यहां नहीं है। यहां आपको क्षमादान जरूर मिलेगा, लेकिन सेक्शन स्वयं बता रहा है कि क्षमादान क्यों दिया जा रहा है आपको, और क्षमादान किस प्रकार दिया जाएगा। दोनों बातें सेक्शन खुद बता रहा है कि क्षमादान किस लिए। क्षमादान इसलिए नहीं दिया गया कि आपने क्षमा मांगी और क्षमा करने वाले ने क्षमा देना उचित समझा, इसलिए नहीं दिया गया है। क्षमा देने के पीछे एक निहित उद्देश्य है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको क्षमा किया गया है। इसलिए आप उस प्रकार से व्यवहार करने को स्वतंत्र नहीं होंगे जिस प्रकार से व्यवहार करने को आप स्वतंत्र होते यदि आप दोषमुक्त विचारण की प्रक्रिया से हुए होते हैं। क्योंकि संपूर्ण विचारण की प्रक्रिया नहीं चली, आपको क्षमादान किया गया, लेकिन निश्चित पर्पस के लिए। और वो पर्पस कौन सा है आप देखेंगे तो 343 सबसेक्शन 1 या 306 सबसेक्शन 1 में क्लियर लिखा हुआ है। उसने कहा कि किसी ऐसे अपराध से जिसे ये धारा लागू होती है। किन अपराधों को ये धारा लागू होती है ये आगे 343 सबसेक्शन 2 में बता दिया। उन अपराधों को ये धारा लागू हो रही है, ठीक है। तो कहता है कि किसी ऐसे अपराध में जिसे ये धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से। यानी आपको जो क्षमादान किया गया क्यों, क्योंकि आपका साक्ष्य हम चाहते हैं उन अपराधों के संबंध में जिन अपराधों को यह धारा लागू हो रही है। और जिन अपराधों को यह धारा लागू हो रही वे अपराध सीरियस नेचर के अपराध हैं, वे गंभीर अपराध हैं। और सीधी सी बात कि हम एक व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं इसलिए कि उसका साक्ष्य अभिप्राप्त कर पाए। इसका अर्थ ही यह हुआ कि हम हर चंद कोशिश कर लिए होंगे और ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा कि हम उन अपराधों में जिनको ये धारा लागू होती है उन्हें न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र साक्ष्य से साबित कर पाए। और चूंकि अपराध की सीरियसनेस ये इतनी ज्यादा है कि लोग जीवन में जो बात ठीक मानी जाती है कि जब सब कुछ जा रहा हो तो कुछ को बचा लेना ये श्रेयस्कर है,
उसी बात को हम यहां लागू करेंगे। ये इंप्लाइड है इसमें, ठीक है, ये विवक्षित है इसमें। अगर हमारे पास स्वतंत्र साक्ष्य होगा सबके खिलाफ, अगर हमारे पास स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य है जिसके माध्यम से हम उन अपराधों को, जिन अपराधों को यह धारा लागू हो रही है, न्यायालय के समक्ष साबित कर सकते हैं, तो हम किसी को भी क्षमादान क्यों देंगे? ये तो एक बड़ी सीधी बात है। इसका मतलब ही यह हो गया कि हम क्षमादान सिर्फ उन्हीं मामलों में देंगे जबकि अपराध इस धारा में वर्णित प्रकार का अपराध है, अर्थात वो एक सीरियस नेचर अपराध है और हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है वो इस लायक नहीं है कि हम सभी दोषियों को दोषित करा पाए। इतना, ठीक है, अकेले में अपराध की योजना बनी है, क्योंकि अपराध की योजना कोई सार्वजनिक तौर पर पर्चे छपवा कर तो बनती नहीं। तो ऐसी दशाएं हो सकती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो कोई ईश्वरीय क्षमताओं से युक्त लोगों से नहीं बनी है कि वो एविडेंस ले ही आएगी। ऐसी दशाएं हो सकती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी अपराध के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य खोज न पाए। तब हम ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस अपराध से संसर्गी रहा है, संसर्गी रहा तो डेफिनेटली उसे संबंधित अपराध के कर्ताओं के संबंध में, संबंधित अपराध के दुष्प्रेरकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी रही होगी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अपराध से संबंधित रहा है, उसका साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों से उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो संबंधित अपराध के संबंध में साक्ष्य देने की स्थिति में है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है वो संपूर्ण साक्ष्य देने की स्थिति में हो, लेकिन जहां तक उसे संबंधित अपराध की परिस्थितियां, उस अपराध के दुष्प्रेरक, उस अपराध को वास्तविक तौर पर करने वाले इन व्यक्तियों की जानकारी है, वहां तक अगर वो हमें ये वचन देता है कि हम इन सारी बातों का सत्य प्रकटन ये कर देंगे, उस प्रक्रिया से जिससे वह प्रकटन साक्ष्य की श्रेणी में आ जाए, विचारण के दौरान भी और विचारण से पूर्व भी यदि अपेक्षा की जाए तो हम इस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे। ये इस सेक्शन का उद्देश्य है। यानी ये सेक्शन उन दशाओं को अनुचिंतित कर रहा है जिन दशाओं में प्रोसिक्यूशन सीरियस नेचर ऑफेंस में एक विश्वसनीय साक्ष्य संकलित करने में असफल हुआ है। तब हम किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, जो संबंधित अपराध से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या तो संसर्गी रहा है, संबद्ध रहा है, और या उसे करने ही वाला है, उसे क्षमा कर देंगे उसके दोष के लिए। उसके दोष के लिए क्षमा करेंगे तो सीधी सी बात कि दोष तो साबित है और उसके बाद हमने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन चूंकि एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसे क्षमा किया गया, अनकंडीशनल क्षमा नहीं मिली है, कंडीशनल क्षमा मिली है, then he must satisfy those conditions on which he gets the pardon, ठीक है। जिन शर्तों पर उसने क्षमा पाई है उन शर्तों को उसे पूरा करना ही होगा। और
अगर वो इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक धारा 308 और नई बीएनएसएस के मुताबिक उसे 345 में वर्णित स्थितियों का सामना करना होगा। क्षमादान ये विचारण के समाप्त होने के पूर्व कभी भी किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय इसके द्वारा भी किया जा सकता है और अपराध सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण नहीं ये भी हो सकता है। तो क्षमादान सत्र न्यायालयों के द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि सीरियस नेचर ऑफेंस तो अक्सर सत्र न्यायालयों द्वारा ही विचारणीय होते हैं। तो क्षमादान की शक्तियां मजिस्ट्रेट की कहां है? 306 या 343 में। और क्षमादान की शक्तियां सेशन कोर्ट की कहां है? 308 या 307 या 344 में। और क्षमादान आपको जिन शर्तों पर मिला वे शर्तें आपने पूरी नहीं की तो आपके साथ जिस प्रकार का बर्ताव होगा उसके संबंध में व्यवस्था ये 308 या 345 इसमें की गई। तो कुल मिलाकर देखें तो पुरानी सीआरपीसी में क्षमादान से संबंधित जो सेक्शंस आते हैं 306, 307, 308 और नई सीआरपीसी में या नई बीएनएसएस में जो क्षमादान से संबंधित सेक्शंस आते हैं वो 343, 344 और 345 ये सेक्शंस हैं। तो क्षमादान हो सकता है। सवाल यह है कि क्षमादान किन अपराधों की सूरत में दिया जाएगा और क्षमादान देने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको मालूम है कि मामला चाहे सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो और चाहे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, प्रथमतः मामले पर संज्ञान मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। whether that is instituted on the police report or otherwise than police report, चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा मामला संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ हो, प्रथमतः प्रत्येक मामले में संज्ञान मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। तो क्षमादान संज्ञान के स्तर पर भी हो सकता है और इवन अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट से पूर्व, पुलिस रिपोर्ट प्रेषित किए जाने से पूर्व अन्वेषण की कार्यवाहियां ये भी चली होंगी। तो अन्वेषण के प्रक्रम पर भी क्षमादान हो सकता है। अन्वेषण, जांच और विचारण तीनों स्टेजेस पर क्षमादान हो सकता है। अगर मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो अन्वेषण, जांच और विचारण ये तीनों कार्यवाहियां मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलेंगी और तब क्षमादान के लिए जो सेक्शन होगा वो कौन सा? 343। लेकिन अगर मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा उसे क्षमादान, उसे यानी संबंधित व्यक्ति जिसे क्षमादान देना निश्चित हुआ है, विचारण से पूर्व मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा भी क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, विचारण से पूर्व यानी जब तक मामला कमिट होकर सेशन को न पहुंचे तब तक इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान के लेवल पर, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के उपरांत जब कमिट किया जाए न किया जाए इस विषय पर न्यायालय जांच करेगा, उस स्तर पर भी क्षमादान किया जा सकता है। और अगर मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो प्राइमरी इंक्वायरी जो 200, 202 के स्तर पर
मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब अभियुक्त आहूत होकर आएंगे और जब मामला कमिट किया जाएगा, तब तक कभी भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा उसे क्षमादान किया जा सकता है। अब मान लिए उसने क्षमा उस समय तक मांगी ही नहीं, उसने चाहा ही नहीं, तो आप जबरदस्ती क्षमा थोड़ी कर दोगे किसी को। ठीक है, वो क्षमा लेना ही नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब मामला कमिट होकर सेशन में पहुंच गया, तब उसने क्षमा के लिए अप्लाई कर दिया और सेशन न्यायालय ने उसे क्षमा देना उचित समझा, तो जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन कौन सा होगा? 308 या 344, सॉरी 307 या 344, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और इसमें सेशन न्यायालय क्षमादान करेगा। तो क्षमादान की प्रक्रिया ये क्या होगी और क्षमादान किन अपराधों की सूरत में मिल सकेगा, ये आपका सेक्शन को जब आगे पढ़ना हम शुरू करेंगे तो पता लगेगा। जहां क्या कहता है, देखें, किसी ऐसे अपराध से जिसे ये धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रकरण में और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रकरण में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। यानी आपका 306 सबसेक्शन 1 या 343 सबसेक्शन 1 2-3 बातें बता रही है। क्षमादान किन मामलों में मिलेगा ये बता रही है। तो क्षमादान उन मामलों को में मिलेगा जिनको ये धारा लागू होती है। किन मामलों को ये धारा लागू होती है? 343 सबसेक्शन 2 भी बताएगा। क्षमादान कौन कर सकता है, ठीक है, क्षमादान किस उद्देश्य से किया जाएगा, तो क्षमादान का उद्देश्य वो बता रही है कि साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का प्राप्त करने के दृष्टिकोण से साक्ष्य की सीमा तक उस व्यक्ति को देना होगा जिस व्यक्ति को क्षमादान किया गया है। तो उसने कहा कि संबंधित अपराध से चाहे कर्ता के रूप में चाहे दुष्प्रेरक के रूप में जो व्यक्ति संबद्ध रहे, जहां तक उनके संबंध में उसे जानकारी है, जानकारी ही नहीं तब बात खत्म है। हो सकता है बहुत सारे लोग शामिल रहे हो लेकिन उसे सिर्फ 10-5 के बारे में जानकारी हो। जितनी परिस्थितियां उसकी अपनी जानकारी में उतनी परिस्थितियों का सत्य प्रकटन वो करे, इस शर्त पर उसे क्षमादान मिलेगा। क्षमादान कर कौन सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दोनों कर सकते हैं। क्या कोई अंतर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्षमादान की शक्तियों के बीच? तो अंतर लिखा हुआ है और यह अंतर खूब पूछा जाएगा। 306 सबसेक्शन 1 से खूब सवाल बनेंगे। 306 सबसेक्शन 1 ये बता रहा है क्षमादान कौन कौन कर सकेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। इनकी शक्तियों के बीच कोई अंतर है? यस है। सीजेएम कब कब क्षमादान कर पाएंगे? अन्वेषण के प्रक्रम पर, जांच के प्रक्रम पर और विचारण के प्रक्रम पर भी। और सीजेएम विचारण उसी दशा में कर पाएंगे जबकि मामला जिसमें क्षमादान किया गया है
वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। और मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जो विचारणीय मामले हैं उनमें आपने देखा था कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें सजा आजीवन कारावास तक प्रोवाइड है, ठीक है, और वे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। और ऐसे मामले भी हैं जो 7 साल से कम की सजा से दंडनीय है। तो ये धारा जिन मामलों को लागू होती है सीजीएम उन्हीं में क्षमादान कर पाएंगे। ये धारा किन मामलों को लागू होती है देखेंगे अभी 306 सबसेक्शन 2 बताएगी। तो अगर ये धारा लागू हो रही है, ये धारा लागू भी हो रही है और मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय भी है, तो सीजीएम को हक है कि वो जांच, विचारण और अन्वेषण तीनों प्रक्रमों पर क्षमादान संबंधित व्यक्ति को कर दे। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसकी शक्ति का जहां तक सवाल है, तो मामला यदि मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वो जांच और विचारण के प्रक्रम पर क्षमादान कर सकता है, किंतु अन्वेषण के प्रक्रम पर नहीं, क्योंकि सीजीएम के संबंध में लिखा है अन्वेषण, जांच और विचारण। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पहले अन्वेषण शब्द नहीं है, जांच और विचारण इसी पर कर सकता है। और अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो विचारण तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा ही नहीं। तो सीजीएम अन्वेषण और जांच इसके स्तर पर क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा। और अगर जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये संबंधित व्यक्ति को क्षमादान करना चाहता है और मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो विचारण तो वहां होना ही नहीं और अन्वेषण पर वो कर नहीं सकता, तो केवल जांच के प्रक्रम पर ही वो क्षमादान कर पाएगा। और जांच तभी होगी अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, उसका पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो गई तो जांच वो करेगा कि हम इस पर संज्ञान लें या न लें, ठीक है, फिर हम इसे कमिट करें या न करें, इस लेवल पर वो क्षमादान कर सकता है। विचारण तो कर ही नहीं पाएगा और अन्वेषण के स्तर पर उसे क्षमादान की अधिकारिता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो लिखा है 306 सबसेक्शन 1 या 343 सबसेक्शन 1 में, वो खुद में कठिन नहीं है लेकिन लेंथी जरूर है, ठीक है, उसे थोड़ा ठीक से समझना पड़ता है। तो क्षमादान क्यों? साक्ष्य भी प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसका? उस व्यक्ति का जो प्रश्नगत अपराध से संसर्गी रहा है यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित रहा है, उसे क्षमादान प्राप्त करने के उपरांत किस सीमा तक साक्ष्य देना होगा, वो अपराध की सब परिस्थितियां, दुष्प्रेरक और अपराध के कर्ता जहां तक उसकी जानकारी में हो सबका सत्य प्रकटन करेगा। इस सीमा तक उसे साक्ष्य देना है और साक्ष्य हम उसका प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उसे क्षमा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उसके साक्ष्य को यदि न लिया जाए तो हमारे पास विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 306 का निर्माण हुआ। किन अपराधों में क्षमादान किया जा सकेगा? उन अपराधों में जिन्हें यह धारा लागू होती है, ठीक है। ये धारा किन मामलों को लागू होती है? ये आपका 306 सबसेक्शन 2 या 343 सबसेक्शन 2। ये धारा निम्नलिखित को लागू होती है: अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा,
जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त तो विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध, यानी जो मामले ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उस प्रत्येक मामले को यह धारा लागू होती है। यानी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में अपराध कोई हो, उसमें क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय जितने मामले हैं वे सारे के सारे गंभीर मामले ही हैं, और गंभीरता ये समाज पर पड़ने वाले प्रभाव इसी से आकलित की जाती है हमेशा। इसका सजा से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मानहानि, सजा कितनी दोगे? 2 साल। विचारणी किसके द्वारा? अगर लोक सेवक परिवार प्रस्तुत कर दे तो सत्र न्यायालय द्वारा। क्यों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संघ के राज्यपाल, संघ के मंत्री, केंद्र के मंत्री, इनकी मानहानि करने की दशा में समाज पर जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो सीरियस होगा। तो अपराध की गंभीरता हमेशा इसी से आकी जाती है। तो अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा जितने मामले विचारणीय है, सब में क्षमादान की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, विशेष न्यायालय। अगर किसी अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन हुआ है तो डेफिनेटली उस अपराध के संबंध में विधायिका की सीरियसनेस ये अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि विशेष न्यायालय का गठन कर रहा है, उस काम को विशेषता अपराध घोषित किया। जो एससी एक्ट के अंतर्गत मामले, पास्को के अंतर्गत मामले, ये सारे के सारे विशेष न्यायाधीश या विशेष न्यायालय द्वारा गठित मामले, इन सब में क्षमादान की शक्तियों का उपयोग हो सकता है। अच्छा, अब जहां तक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात रह गई, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सम्मन मामले और वारंट मामले दोनों विचारित होंगे। और सम्मन मामले के संबंध में आपको मालूम है कि वे मामले जो 2 वर्ष तक की सजा से दंडनीय है वे सम्मन मामले हैं, और जो 2 वर्ष से अधिक मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है वे सारे वारंट मामले। तो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग जहां तक है, मामला अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तब तो है ही है, लेकिन अगर कोई मामला 7 वर्ष तक की सजा से दंडनीय है तो वारंट मामला तो वो हो ही गया। लेकिन सामान्यतः जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो ये मामले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो कहता है कि ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा जितने हैं वो तो ऊपर ही कवर हो गया। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय ये बचा। मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय जो अपराध है उनमें आपको मालूम है कि 24 घंटे के दंड से दंडनीय अपराध से लेकर आजीवन कारावास तक के मामले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पुरानी आईपीसी में सेक्शन था 510। जब मत्त व्यक्ति, ठीक है, मत्त अवस्था में लोक स्थान में, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन आपको बताई गई थी, क्योंकि कानून में आप क्या समझते हैं किसी चीज की परिभाषा, इससे कोई मतलब नहीं है। कानून में अपनी ही डेफिनेशन होती है। तो पब्लिक प्लेस का अर्थ आप क्या लेते हो इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपको बताया गया कि पब्लिक प्लेस उस स्थान को कहते हैं जहां किसी भी व्यक्ति को जाने का हक होता है, टिकट लेकर या टिकट लिए बिना, किसी की अनुमति प्राप्त करके या किसी की अनुमति प्राप्त किए बिना जाने का हक, यह सबको होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक स्थान को पब्लिक प्लेस कहा जाएगा। तो अगर मत्त व्यक्ति
मत्तता की दशा में पब्लिक प्लेस में अवचार करता है तो उसे जो सजा मिल सकती है वो 24 घंटे, और इससे लेकर आजीवन कारावास तक के मामले ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारित किए जाते हैं। तो ऐसे अपराध जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है और उनमें सजा 7 वर्ष या ज्यादा है, तो सीरियस नेचर ऑफेंस हो गए और उनको ये धारा लागू होती है। उनमें मजिस्ट्रेट जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का है वो जांच और विचारण के प्रक्रम में, जबकि सीजेएम अन्वेषण, जांच और विचारण तीनों प्रक्रमों पर क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर पाएगा। अब एक सवाल उठता है, पीछे लिखा है कि जो सीजेएम कर सकेंगे वो एसीजेएम कर सकेंगे, तो क्या यहां एसीजेएम जांच, अन्वेषण और विचारण तीनों प्रक्रमों पर क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर पाएंगे? हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा विचार यह है कि यहां पर सीजेएम में एसीजेएम शामिल नहीं मानेंगे। मेरा विचार यह है, उसके पीछे 2-3 तर्क है। पहली बात, जो बात कही गई थी वो विचारण और दंडित करने के संबंध में है कि जिन मामलों का विचारण सीजेएम कर पाएंगे और जितनी सजा से वो दंडित कर पाएंगे उतना ही एसीजेएम कर पाएंगे। क्षमादान एक विशेष प्रकार का काम है, ठीक है, और अगर सीजेएम में एसीजेएम शामिल करने का विचार होता तो विधायिका यहां लिख देती, दिक्कत क्या थी? वो तो सीजेएम लिखा सिर्फ, तो यहां पर क्योंकि स्पेशली एक स्पेशल ताकत दी जा रही है, इसलिए जनरल प्रोविजन को लागू नहीं करना चाहिए। मेरा अपना मत यह है, हमने पढ़ा कहीं नहीं है, ठीक है, तो मेरा मत यह है कि यहां सीजेएम में एसीजेएम को शामिल नहीं माना जाएगा, यह ताकत सीजेएम को ही रहेगी। और अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसी मत के साथ जाना चाहेंगे। आप लोगों से हम कोई आग्रह नहीं करते क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन हमारा मत यही है कि ऐसा होना चाहिए कि यह ताकत सिर्फ सीजेएम को एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा? क्षमादान कैसे करेगा? अब आप देखें, आप कहते हैं धारा लंबी है, याद नहीं होती है। 306 सबसेक्शन 1 कुछ बता नहीं रहा, यह बता रहा क्षमादान कौन कर सकेगा, किन मामलों में क्षमादान किया जा सकेगा। क्षमादान प्राप्त व्यक्ति को अपने साक्ष्य में क्या क्या बताना होगा, किस सीमा तक बताना होगा, जिस सीमा तक उसकी जानकारी में है। सिर्फ इतने ही प्रश्नों का उत्तर 343 सबसेक्शन 1 में है। 343 सबसेक्शन 2 ये बता रही है किन मामलों में क्षमादान किया जा सकेगा, और 343 सबसेक्शन 3 ये बता रहा है क्षमादान कैसे किया जाएगा, और 343 सबसेक्शन 4 ये बता रहा है कि जब क्षमादान उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसे क्षमादान किया गया है या जिसे क्षमादान दिया गया है, तो न्यायालय इस व्यक्ति के प्रति क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ठीक है। तो 346(4) ये बता रहा है, और 346(5) ठीक है, ये बता रहा है कि क्षमादान जिसको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्षमादान जिस मामले में दिया गया है उसका विचारण क्या उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है या नहीं जिसने क्षमादान दिया, ठीक है, उसके द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य के द्वारा किया जाएगा। ये 343 सबसेक्शन 5 बता रहा है, ठीक है, और बस 5 ही सबसेक्शन है और 343 में कुछ है नहीं। तो 343(1) और 2 की बात हो गई।
343 सबसेक्शन 3 वो ये बता रहा है क्षमादान कैसे किया जाएगा। तो कहता है प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ताकि शक्ति का निरंकुश प्रयोग ये कोई ना कर पाए। यू मस्ट मेंशन दोज रीजंस व्हाई यू आर गोइंग टू, ठीक है, एक्सरसाइज योर पावर्स, ठीक है, जो कि क्षमादान के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। और ये लाइन भी शो कर रही है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग उन दशाओं में नहीं होना चाहिए जिन दशाओं में प्रोसिक्यूशन के पास सभी के दोष को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, ठीक है। नहीं तो कारणों को अभिलिखित करने की अपेक्षा क्यों, काय बात के लिए, फिर तो क्षमादान हम करना चाहते थे कर दिया, लेकिन क्यों कर रहे हैं, सीरियस नेचर ऑफेंस है। एक को आप बिल्कुल मुक्त कर रहे हैं क्योंकि क्षमादान का प्रभाव दोष मुक्ति होगा, और दोष मुक्ति की दशा में वो किसी भी काम के लिए अनएलिजिबल बचेगा ही नहीं। चुनाव वो लड़ पाएगा, कोई भी लाइसेंस वो लेगा क्योंकि उसकी दोष मुक्ति हुई, और जबकि क्लियर है उसने अपराध किया है, बाकी ने किया नहीं किया पता नहीं, क्योंकि क्षमादान पर जो जिस व्यक्ति को मिलेगा वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का तत्काल हो जाएगा और उसकी खोपड़ी में झूठ रही नहीं जाएगा। ये तो है नहीं, ये मूर्खतापूर्ण मान्यताएं तो सिर्फ आपकी है, विधायिका की तो है नहीं। जैसे आप लोग मानते ना कि कोई डीएम हो गया बस, अब उसकी खोपड़ी में ठीक है, दुनिया भर की ईमानदारी और संवेदनशीलता उसकी खोपड़ी तोड़कर उसमें घुस गई, ठीक है, अब वो बेईमानी नहीं कर सकता, ठीक है। और आप बड़ा उनके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो भूचाल आ रहा था पूरे देश में, वो इसीलिए तो आ रहा था क्योंकि वो आईएएस अफसर थे, बाद में वो मुख्यमंत्री हो तो उन्होंने शराब और आप सब बेच डाली, ठीक है। वो अपने अकेले भारतवर्ष के ऐसे मुख्यमंत्री बने जो जेल से सत्ता चला रहे थे। इतने बेशर्म, इतना बेशर्म आदमी तो भारत के संसदीय इतिहास में कोई हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपकी मान्यताएं होंगी कि कोई किसी पोस्ट पर पहुंच गया या कोई कुछ हो गया तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार हो गया, ठीक है ना। लेकिन विधायिका की मान्यता नहीं है, और यही मान्यता उचित भी है। भाई आपने क्यों क्षमादान कर दिया किसी को, और जिसे क्षमादान कर दिया, ठीक है, उसके संबंध में तो बिल्कुल क्लियर है कि उसने अपराध किया। जिनके विरुद्ध आप उसका साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहते हो उनका तो विचारण होना है, ठीक है। उन्होंने स्वीकार कुछ नहीं किया है, वो तो कहते हैं ये झूठ बोलता है, ठीक है, वो तो यही कह रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, इसी ने किया और अपने किन्हीं अन्य साथियों के साथ मिलकर किया, हमारी इससे दुश्मनी है, इसने क्षमादान ले लिया और हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, ठीक है। तो उनकी बात, जिनके खिलाफ ये साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ तो इसकी बात 50% सच होने की संभावना के साथ ही स्वीकार की जा सकती है, लेकिन इसके संबंध में तो 100% संभावना के साथ बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि हमें क्षमा कर दो, इसका मतलब ये अपने दोष को स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि इस व्यक्ति को जिसने अपना दोष स्वीकार किया, दोष मुक्त करके आप इसे समस्त हक और हुकूक जो एक निर्दोष नागरिक को प्राप्त होते हैं वो देने जा रहे हो, ठीक है। आप इसे क्षमादान अगर करोगे
तो इसे वो प्राप्त होगा जो एक निर्दोष नागरिक को प्राप्त होता है, और जबकि इसका दोष एकदम साबित है। तो ऐसा करने का हक हल्के में तो मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, और वो भी सीरियस नेचर ऑफेंस, क्योंकि ये धारा हर अपराध को लागू नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक क्लियर इन्फरेंस निकलता है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करने के लिए धारा में स्वयं कोई मार्गदर्शक सिद्धांत भले ही ना हो, या यूं कहें कि कोई अभिव्यक्त रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत भले ही ना हो, अभिव्यक्त रूप से, लेकिन सारी परिस्थिति को देखकर विवेचित रूप से यह मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें अधिनियमित दिखता है कि सीजेएम या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उन दशाओं में जबकि अभियोजन के पास इस व्यक्ति के दोष को स्वतंत्र साक्ष्य से साबित करने और विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करने का, ठीक है, साक्ष्य उपलब्ध हो इसके सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध, तो फिर क्षमादान की शक्तियों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और फिर भी आपने गलत ढंग से क्षमादान की शक्तियों का उपयोग कर लिया, ठीक है ना, तो आपने गलत ढंग से क्षमादान की शक्ति का उपयोग किया या नहीं किया, क्योंकि कोई भी गलती करता है तो कहता हमने गलती नहीं की। इस बात को जानने के लिए अगर मामला रिविजनल कोर्ट तक जाए तो रिविजनल कोर्ट को आसानी हो, इसके लिए 343 सबसेक्शन 3 यह कह रहा है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, ताकि ये जाना जा सके आपने क्षमादान क्यों किया, जो कुछ आपने किया दैट वाज जस्टिफाइड और नॉट, ये जाना जा सके। एक बात हुई। दूसरा, ये अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा जिसको वह किया गया स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, ये भी, क्योंकि तुमने कर दिया उसने माना ही नहीं, क्षमादान स्वीकार ही नहीं किया, तो वो कोई साक्ष्य देने के दायित्व के अधीन थोड़ी आ गया, उसने क्षमादान स्वीकार नहीं किया, तुमने दिया नहीं किया उसने, ठीक है, तो कहां, ठीक है ना, आपने दिया होगा क्षमादान, लेकिन स्वीकृति ये जरूरी है, ठीक है, जब तक स्वीकृति नहीं हो रही तब तक वो किसी भी विधिक दायित्व के अधीन थोड़ी है। तो आप इस तथ्य का भी उल्लेख करेंगे कि संबंधित व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार किया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा। अभियुक्त किसके लिए कहा, जो अन्य लोग हैं जिनके विरुद्ध इसका साक्ष्य पढ़ा जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति क्षमादान प्राप्त हो गया, अब इसे अभियुक्त तो कहा ही नहीं जा सकता, अब तो क्षमादान मिल चुका है, अब तो इसे सह अपराधी कही है, क्षमादान प्राप्त सह अपराधी यह कहा जा सकता है। तो शेष को इस अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी कि उसने क्षमादान प्राप्त किया या नहीं, ताकि अभियुक्त गण अगर रिवीजन फाइल करना चाहें तो उनके पास कॉपी तो हो, ठीक है, नहीं तो वो रिवीजन क्या खाक पे फाइल करेंगे। आप कहेंगे कॉपी ले लो, तो अभियुक्त तो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास वकील ही ना हो, जिसे जमानतें ना मिली हो, तो वो तो कस्टडी में होगा, ले कहां से लेगा, ठीक है ना, तो उसे प्रतिलिपि, ठीक है, निःशुल्क दी जाएगी इस क्षमादान के आदेश की। अब 306 सबसेक्शन 4, अब देखिए 306 सबसेक्शन 4 को समझने से पूर्व एक बात समझ लेनी चाहिए। यह व्यक्ति क्षमादान प्राप्त हो गया, अब विचारण में यह अभियोजन साक्षी के तौर पर पेश किया जाएगा। भाई विचारण में अब यह साक्ष्य देगा कहां, दीवारों के सामने तो देगा नहीं, साक्ष्य तो विचारण न्यायालय के समक्ष ही देगा।
क्यों? साक्ष्य की डेफिनेशन है। कहां? धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो कहती है न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर या न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर जांचाधीन विषय के संदर्भ में जब कोई लिखित या मौखिक कथन कोई व्यक्ति करता है तो उसे साक्ष्य कहते हैं। तो अभी तो ये व्यक्ति विचारण न्यायालय के समक्ष ही नहीं है, ठीक है। हो सकता अन्वेषण के प्रक्रम पर ही इसे क्षमादान दिया जा रहा हो। भाई अभी अन्वेषण ही चल रहा हो और सीडीएम क्षमादान दे रहा हो सकता जांच चल रही हो और इसे क्षमादान मिल रहा हो, ठीक है। और अगर विचारण चल रहा है और फिर क्षमादान मिला तो बात अलग है, ठीक है। तब सबसेक्शन 4 का उपयोग नहीं होगा। ये अभी ऐसे ही दिमाग में डाल लें, आगे बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी या किसी अन्य विशेष न्यायालय द्वारा विचारणी, तो विचारण तो यहां हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तब विचारण तो यहां होगा ही नहीं। और मसला अन्वेषण का हो सकता है, जांच का हो सकता है, विचारण का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब तो फर्स्ट क्लास कर रहा है तो मामला जांच का होगा, विचारण का तो हो ही नहीं सकता, और अन्वेषण का ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अन्वेषण में उसे क्षमादान करने की शक्ति है ही नहीं, ठीक है। अगर अन्वेषण चल रहा है और सीजीएम क्षमादान कर रहे हैं, ठीक है, अन्वेषण चूंकि कैरी ऑन है तो इस व्यक्ति का साक्ष्य है, ठीक है। इसे अभिलिखित करने का जो हक है वो विचारण न्यायालय का है, ठीक है ना। और साक्ष्य के इसे देना होगा, और चूंकि अभी अन्वेषण ही चल रहा है, ठीक है, विचारण की स्थिति ही नहीं है, अभी विचारण थोड़ी चल रहा है, तो इसका साक्ष्य अभिलिखित अभी नहीं हो सकता। वो तो विचारण न्यायालय के दौरान विचारण न्यायालय ही करेगा, ठीक है ना। इसका साक्ष्य अभिलिखित नहीं हो सकता अभी, लेकिन अन्वेषण कैरी ऑन है, ठीक है। तो एक हम लोगों ने अन्वेषण में बात पढ़ी थी कि अन्वेषण के दौरान अपराध के तथ्यों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से जो मामले का अन्वेषण अधिकारी है वो पूछताछ कर सकेगा और उनके कथनों का जो पूछताछ में किए गए प्रश्नों के उत्तर में उसके द्वारा किए जाएंगे, किसके द्वारा? जिससे वो पूछताछ कर रहा है, उन उत्तरों का एक ज्ञापन अन्वेषण अधिकारी तैयार करेगा। और हम लोगों ने 162 सीआरपीसी, ठीक है ना, या 181 बीएनएसएस ये पढ़ी थी, जिसमें यह बताया गया था कि ये व्यक्ति जिसके कथन अभिलिखित हुए हैं, ये जब अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होगा, ठीक है, अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होगा, तो इसके जो अन्वेषण में अभिलिखित किए गए कथन हैं, उन कथनों से अगर इसके साक्ष्य में किए गए कथन असंगत होंगे, ठीक है ना, तो अन्वेषण में किए गए कथनों के आधार पर इसके साक्ष्य में किए गए कथनों का खंडन किया जा सकेगा, यह बताया गया था आपको, ठीक है ना। अन्वेषण में किए गए कथनों के साक्षिक उपयोग के संबंध में बात करते हुए आपको यह सारी बात बताई गई थी। अब सवाल यह है कि इस व्यक्ति ने अभी अभी क्षमादान प्राप्त किया, अभी अभी इसने क्षमादान प्राप्त किया, इससे पहले यह अभियुक्त था, ठीक है, इससे पहले यह अभियुक्त था। और जब अन्वेषण का चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तो आपसे कहा गया था कि नो डाउट अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त से पूछताछ का अधिकारी है,
नो डाउट है, लेकिन नंदिनी सतपथी में जो कुछ कहा गया, ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसकी लाइट में अभियुक्त से अगर यह पूछताछ कर रहा है अन्वेषण अधिकारी, तो इसके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में उसे चुप रहने का हक है। कोई उत्तर ना दे तो अन्वेषण अधिकारी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात आपको बताई गई थी। इसे अभी अभी क्षमादान मिला है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि भले ही अन्वेषण चला हो, भले ही अन्वेषण अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, भले ही अन्वेषण अभी भी कंटिन्यू है, तो भी अब तक इसने अपराध के संबंध में अपनी जानकारी का खुलासा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष नहीं किया था, ठीक है, इतना तो तय है। और अब इसे क्षमादान दिया जा रहा है इस शर्त पर कि विचारण में तुम अपने सह अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य दोगे, ठीक है, इस शर्त पर इसे क्षमादान किया जा रहा है। और अभी तक इसने सही स्थिति अन्वेषण अधिकारी को नहीं बताई, ठीक है। तो अगर यह व्यक्ति विचारण के दौरान साक्षी के तौर पर, अभियोजन साक्षी के तौर पर आएगा, तो अभियोजन साक्षी के रूप में यह जो कथन करेगा, ठीक है, उन कथनों का खंडन करने के लिए जो बचाव पक्ष होगा, यानी अभियुक्त के वकील होंगे, उनके पास पूर्व में लिखित कोई कथन उपलब्ध होगा ही नहीं, जबकि अन्य साक्षी जो आएंगे उनके संबंध में 161 में अभिलिखित किए गए कथन मौजूद होंगे जो अन्वेषण अधिकारी ने अभिलिखित किए होंगे, ठीक है, वो सारे कथन वो मौजूद होंगे। लेकिन इस विशेष क्षमादान प्राप्त व्यक्ति, इसके कोई पूर्व कथन मौजूद ही नहीं होंगे, क्योंकि इसने अभी अभी सही बात बताई है, इससे पहले सही बात इसने कभी बताई ही नहीं, ठीक है, इससे पहले कभी सही बात नहीं बताई है। तो अगर अन्वेषण का प्रकरण है तो इसके कथन वर्तमान में 183 बीएनएस इसमें भी अभिलिखित किए जा सकते हैं, और पूर्व में सीआरपीसी का मामला हो तो 164 में भी अभिलिखित किए जा सकते हैं। लेकिन अन्वेषण का मामला नहीं है भाई, अन्वेषण का हो सकता न हो, जांच और विचारण का मामला है, ठीक है ना। और विचारण अभी चल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा भी है, तो भी मानो विचारण अभी नहीं चल रहा है, तो भी स्थिति वही है, इसने अभी अभी सच बोला है और अन्वेषण तो खत्म हो चुका, अन्वेषण तो अब चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो यह व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए विचारण के दौरान जब अभियोजन साक्षी के तौर पर आएगा, तो अन्य साक्षियों की भांति जो अन्य अभियोजन साक्षी आएंगे उनका खंडन करने के लिए जैसे उनके पूर्व में अभिलिखित कथन मौजूद होंगे, वैसे पूर्व अभिलिखित कथन इसके संबंध में कोई होंगे ही नहीं। और यह बचाव पक्ष के लिए या अभियुक्तों के लिए एक नुकसानदेह स्थिति है, ठीक है ना, एक नुकसानदेह स्थिति है कि इसके अभियोजन साक्षी के तौर पर जो कथन इसके द्वारा किए जाएंगे उनका खंडन करने के लिए बचाव पक्ष के पास इसके पूर्व में अभिलिखित किए गए कोई कथन मौजूद नहीं होंगे। यह एक ऐसी दशा होगी जिसमें अभियुक्तों को जबरदस्त नुकसान होगा, ठीक है। इसके समाधान हेतु क्योंकि प्रक्रिया दोनों को बराबर के स्तर पर रखेगी, इसके समाधान हेतु 343 सबसेक्शन 4 बनाया गया, और यह समझना बड़ा कठिन है, ठीक है। हमारे पास कई लोगों के फोन आए हैं जो हमारे शिष्यगण प्रोसिक्यूशन अफसर हो गए, ठीक है, कि सर क्षमादान हो गया है, अब क्या करें, न्यायालय कह रहा है कि बयान कराओ, कहां पे बयान होंगे, तो हमने कहा 343 सबसेक्शन 4 पढ़ो, तो पढ़ा, फिर बोले क्यों होंगे ये, तो इसीलिए होंगे क्योंकि इसने अभी अभी सच बोला है, अभी अभी सच बोला है, अन्य साक्षियों के अन्वेषण या जांच के स्तर पर किए गए कथन मौजूद हैं,
अगर पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संदिग्ध मामला है, ठीक है, तो चार्ज काहे पर बना होगा? 244 में जो स्टेटमेंट हुए होंगे उन पर बना होगा। ठीक है, तो कथनों का खंडन करने के लिए जब जो साक्षी अभियोजन साक्षी के तौर पर आएगा, उसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए पूर्व में अभिलिखित कथन मौजूद होंगे। लेकिन इस साक्षी के साथ ऐसा नहीं होगा। ये साक्षी तो होगा और बड़ा घातक साक्षी होगा, क्योंकि अभी तक उन्हीं के साथ था। अब यह अभियोजन साक्षी हो गया और अभी अभी सच इसने बोला, और जब अभी अभी सच बोला तो अगर इसके कथन अभिलिखित नहीं होंगे, तो जब यह अभियोजन साक्षी के तौर पर आएगा तो अन्य साक्षियों के 161 में अभिलिखित कथन होंगे, उनसे खंडन उनका हो सकेगा। इसके लिए कुछ होगा ही नहीं अगर 343 सबसेक्शन 4 ना हो। इसलिए 343 सबसेक्शन 4 बनाया उन्होंने, और क्या लिखा? उपधारा 1 के अधीन क्षमा स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। यानी 2 बार इसकी परीक्षा होगी। एक कहां? अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय में, वो सीजीएम का हो सकता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का हो सकता है। क्षमादान अगर आपने स्वीकार किया, ठीक है, तो अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय में आपकी परीक्षा होगी और पश्चातवर्ती विचारण यदि कोई हो, यदि कोई हो, यह इसलिए लिखा कि सब शेष अभियुक्त हो सकता अपने अपने विरुद्ध आरोप की विरचना के स्तर पर जब उनसे पूछा जाए कि क्या दोषी होने का अभिवाद करते हो, दोषी होने का अभिवाद की कर ले, वो भी करना है, और दोष सिद्ध हो जाए तो पश्चातवर्ती विचारणा होगा ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए उसने शब्द लिखे कि यदि पश्चातवर्ती विचारण कोई हो तो पश्चातवर्ती विचारण में भी इस साक्षी की परीक्षा की जाएगी। तो पश्चातवर्ती विचारण में जब साक्षी की परीक्षा होगी तो ये अपराध के संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो इसने कथन किए थे और जो अभिलिखित किए गए, उनसे इसका खंडन उस समय किया जा सकेगा जब ये साक्षी के तौर पर परीक्षा के अधीन होगा। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है कि आपका प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। इसके बाद जो अगला सेक्शन है, इसे पढ़ के ऐसा लगता है मानो विधायिका उस व्यक्ति के विरोध में है जिसने क्षमादान स्वीकार किया है। लेकिन अगर आप गहराई में देखेंगे तो विधायिका दोनों को, ये दोनों पक्षों को सुरक्षित करने का प्रयास ये कर रही है, क्योंकि अगले सेक्शन में वो लिखती है प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। यानी जो क्षमादान स्वीकार करेगा वो अगर पहले से ही जमानत पर है तब तो कोई बात नहीं, तब उसे दोबारा जेल नहीं भेज देंगे क्षमादान स्वीकार करने के कारण से। लेकिन अगर पहले से जमानत पर नहीं है, अभिरक्षा में निरुद्ध है, तो क्षमादान हो जाने के बाद यद्यपि वो दोषमुक्त तो समझ लिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसे अभिरक्षा से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि विचारण खत्म ना हो जाए। यानी जमानत ये भी नहीं मिलेगी, जमानत का मामला ही खत्म। अब जमानत वो मांग ही नहीं सकता जब तक विचारण खत्म ना हो जाए, तब तक उसे जमानत नहीं मिलेगी। क्यों? उसने क्षमादान स्वीकार किया है, और क्षमादान किस परिस्थिति में स्वीकार किया कि हम जहां तक मेरी जानकारी है सत्य परिस्थितियों का प्रकटन करेंगे, और अगर जमानत मिली, पहले से ही जमानत पर है, तब तो उस सारे प्रेशर को झेल जाने के बाद ही उसने क्षमादान स्वीकारा होगा। सब समझ लिया होगा ना, जितना दबाव उस पर पड़ना होगा सब पड़ गया होगा, और फिर भी उसने क्षमादान स्वीकारी होगी। लेकिन अगर जेल में है तो इस बात की संभावना है कि अगर हम उसे जमानत दे दें तो बाहरी दबाव
क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहा है, उनके घर वालों से परिचित होगा, शेष अभियुक्तों के, वे दबाव डालकर इसे सत्य न बोलने के लिए राजी कर सकते हैं। और अगर ये सत्य बोलने पर अड़ा रहा तो हो सकता है इसे शारीरिक नुकसान ये पहुंच जाए, ठीक है ना। इसलिए ये तब तक अभिरक्षा में अब रहेगा जब तक विचारणा खत्म ना हो जाए। अब आप कहें विचारण मान लो 25 साल चल जाए, इसके बाद कोरोना लग गया, कुछ हो ही नहीं पाया, तो 25 साल जेल में बंद रहेगा। तो फिर इन्हीं दशाओं के लिए 136 होती है, 32 होती है, ठीक है। फिर उन शक्तियों का यह 482, अदरवाइज, ठीक है, सेक्शन के मुताबिक इसे जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। अंतर्निहित शक्तियों आदि के संबंध में आप जाएं तो अलग बात है, वहां मिले तो मिले, ठीक है। अब एक सवाल बचता है बस कि क्या कहता है, जहां किसी व्यक्ति ने 5वां सबसेक्शन पढ़ना है, उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना क्या करेगा, दूसरे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। यानी जो क्षमादान देगा वो स्वयं मामले का विचारण नहीं करेगा। अब क्षमादान दे कौन कौन सकता था? सीजेएम इस धारा में सीजेएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने जमानत दी है, अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने क्षमादान किया है, तो वो मामले को सीजेएम के पास विचारण के लिए भेजेगा, ठीक है, स्वयं विचारण नहीं करेगा। कब? जबकि उसकी परीक्षा धारा 4 के अधीन हो चुकी है, धारा 4 में के अधीन परीक्षा से पूर्व नहीं, ठीक है, वो परीक्षा होगी, फिर विचारण न्यायालय में भेजेगा और पश्चातवर्ती विचारणा यदि कोई हुआ विचारण न्यायालय में तो फिर इसकी पुनः परीक्षा की जाएगी। क्षमादान अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने दिया तो सीजेएम विचारण करेंगे, और स्वयं सीजेएम ने किया क्षमा, ठीक है, तो सीजेएम क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास भेज देंगे? नहीं, तब सीजेएम सेशन को कमिट करेंगे और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सीजेएम तो ऊपर फिर सेशन है, ठीक है। अब सवाल यह है, मानिए सीजेएम ने क्षमादान के लिए एप्लीकेशन लगी और उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, लेकिन बाद में वो मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास थाना जेएम क्या पहुंच गया और जेएम को उस मामले में, ठीक है, ताकत आ गई, पुलिस रिपोर्ट उसके यहां दाखिल हुई, इंक्वायरी उसने की कि हम कमिट करें या ना करें, ठीक है, तो क्या वो क्षमादान कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि दोनों को इक्विवेलेंट ताकतें, सीजेएम भी कर सकते थे और वो भी, सीजेएम ने नहीं किया वो कर सकता है। लेकिन जुडिशियल प्रोप्राइटरी, न्यायिक पवित्रता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके सीनियर ने रिजेक्ट कर दिया तो जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जो सीनियर के सामने नहीं आई थी, जो सीनियर के सामने डिस्क्लोज नहीं हुई थी, तब तक आपको भी उसमें क्षमादान फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। जेएम ने रिजेक्ट कर दी तो सीजेएम के साथ भी यही बात लागू होती, क्योंकि अंततः न्यायिक अधिकारी वो भी है, ठीक है ना, तो कर सकते हैं। अच्छा, एक बार क्षमादान से इनकार कर दिया, क्या दोबारा क्षमादान की एप्लीकेशन स्वीकार कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, अगर नई परिस्थिति कोई आ रही है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें क्या कहता है, यदि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। यहां मजिस्ट्रेट या सीजेएम यही तो लेंगे क्षमादान का निर्णय, तो क्षमादान का निर्णय जब धारा 4 के अधीन उनकी परीक्षा हो गई तो विचारण के लिए, अगर सेशन न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणी तो उनको विचारण के लिए भेज दीजिए, आप, बात खत्म हो गई, ठीक है। और अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उसने क्षमादान की शक्ति दी का उपयोग किया तो भी मामला सेशन को ही दिया जाएगा, इसीलिए लिखा है यदि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। किस न्यायालय को? सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा, ठीक है ना। और यदि अपराध अनन्यता तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा, यानी ट्रांसफर नहीं करेगा,
यानी अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया है तो मामला सीजेएम द्वारा विचारित किया जाएगा। ये क्षमादान की शक्ति है विचारण से पूर्व। ठीक है, यह विचारण के दौरान जबकि मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ठीक है, और अगला सेक्शन यह बताता है कि क्षमादान की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जबकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ठीक है, तो कल हम लोग इन दोनों सेक्शन पर बात करेंगे, देखेंगे, और कल ये खत्म हो जाएगा।